साथियों, बहुत संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर सेवा और समर्पण अभियान जारी है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुरूप और उनके आह्वान पर एक स्टेट में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और हर जिले में अपने साथियों को ये निर्देश दिया है कि यथासंभव मदद करें। इस सेवा और समर्पण अभियान की नर ही नारायण है। इस कड़ी के अंदर आज जींद की ऐतिहासिक वीरभूमि में आज इस सेवा और समर्पण अभियान को आगे बढ़ाने और बल देने के लिए बंसल साहब खुद आए हैं। हमारे एक ही विधायक साथी हैं, वो क्वारंटीन हैं इस समय। मेरी उनसे बात भी हुई थी। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की और आपके सबके भी दर्शकों और पाठकों के बेहतरीन स्वास्थ्य की कामना करते हैं प्रभु से। आज 3 चरण सेवा अभियान के हम शुरू कर रहे हैं। पहला, हर सरकारी डॉक्टर, हर प्राइवेट डॉक्टर, हर प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक तक जाकर डॉक्टर साहिबान को और उनके स्टाफ को, पैरामेडिक्स को पीपीई किट्स, उसके साथ साथ कुछ हैंड सैनिटाइज़र और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, ये हर डॉक्टर साहिबान को हम देंगे। आपको ये पता है और आप चश्मदीद गवाह हैं, पिछले 1 साल में भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और जजप्पा के लोग घर दुब के बैठे थे, तो कांग्रेस के लोगों ने, मैं भी आया था, हमारे सब साथी आए थे, हमारे एक ही विधायक हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे, तब भी हमने ये मुहिम पिछले 1 साल से जारी रखी है। दूसरा चरण आज जो शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आप सबको निमंत्रण देंगे यहाँ के बाद, हमारे साथी सुमेर पहलवान जो म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके वार्ड से आज चार्ली टोर्नेडो मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड के माध्यम से पूरे जींद शहर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी करेंगे। पिछले साल भी हमने ये किया था, आपको मालूम है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो है, आज से एक मुफ्त ऑक्सीजन सेवा अपने जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हमने चालू की है और वो मुफ्त ऑक्सीजन सेवा में आपका योगदान भी चाहिए। जहां सरकार दे सकती है वहां सरकार से ले लें। जो इमरजेंसी केस है और सरकार नहीं दे रही, वो कोविड मरीज हो, बगैर कोविड मरीज हो, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे 70-80 पैसे कामयाब हों, हम फ्री ऑक्सीजन उन तक पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहिबान का भी हम एक आज व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे ताकि वो भी अपनी इमरजेंसी हमें बता सकें। जहां संभव होगा वहां तक हम दवा का इंतजाम करने का भी प्रयास करेंगे। ये भी हमारा वचन, वादा और संकल्प है। ये इस सेवा और समर्पण अभियान का हिस्सा है। जैसा आदरणीय बंसल जी ने कहा कि आज हरियाणा में और देश में आपदा में अवसर, आपदा में लूट खसूट बन गया है। खट्टर और मोदी सरकारों ने आपदा में अवसर को आपदा में लूट खसूट में तब्दील कर दिया। गांव और कस्बों तक फैली कोरोना महामारी, जैसा बंसल जी कह रहे थे, खट्टर सरकार की है क्या तैयारी? ना रोटी है, ना रोजगार है, कोरोना का प्रसार है और जनता कर रही हाहाकार है। इसलिए हमारे 8 मूलभूत प्रश्न हैं। हालांकि हम प्रेस विज्ञप्ति में आपको दे रहे हैं, पर संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा, आपके सब समाचार पत्रों ने ये दिखाया कि 1 हफ्ते में अकेले गांवों के अंदर 1879 लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना अब गांव और कस्बों तक पहुंच चुका है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां 5, 7, 10, 12 मृत्यु ना हुई हो। किला जफरगढ़ जींद का अगर मैं उदाहरण दूं तो वहां 12 मौतें हो चुकी। एक और जो बरौली अपना गांव है, उसमें जो टेस्टिंग हुई, एक लिमिटेड, उसके अंदर इतने लोग टेस्टेड पाए गए, अब गांव को ही क्वारंटीन कर दिया गया। ये हर गांव की कहानी है। जहाँ टेस्ट ना हो वो अलग बात है, पर गांव में RT-PCR टेस्टिंग का, ऑक्सीजन बेड का, जीवन रक्षक दवा का क्या इंतजाम है? कुछ नहीं। क्या इसका जवाब देंगे? दूसरा, हरियाणा में ऑक्सीजन संकट नहीं, ऑक्सीजन की इमरजेंसी है। साथियों, दिल्ली में 85,000 सक्रिय मरीज हैं, उनको 700 टन ऑक्सीजन दिया जाता है। हरियाणा में 1 लाख सक्रिय मरीज हैं, हमें 200
हमें 282 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा दिया जाता है, मिलता उसमें से 200 से 225 टन है। हरियाणा की ऑक्सीजन कहां गई? क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे? तीसरा, हरियाणा के 12 जिलों में घरों में केवल आधा मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही सरकार द्वारा आवंटित की गई है, आधा मीट्रिक टन 12 जिलों में। तो क्या 12 जिलों के लोग कीड़े मकोड़े हैं? उनकी जिंदगी की अब कोई कीमत नहीं? क्या उनको ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी? और इनके अंदर जो हरियाणा की घोषित राजधानी है वो पंचकुला भी शामिल है, जहां से इनके सारे मंत्रीगण और स्पीकर महोदय भी हैं। ऐसे में हरियाणा के साथ ये जाति क्यों? चौथा, खट्टर सरकार ने हरियाणा के 85 शहरों और कस्बों में, दरमियाने कस्बों और छोटे कस्बों, उन सब की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। ये कहा कि तुम्हारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, केस रेफर कर दीजिए। क्यों? आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं क्या? खट्टर सरकार ने प्राइवेट अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए लाइसेंस शुरू कर दिया। बंसल साहब, आपको बड़ी हैरानी होगी, कोई आदमी यहाँ कोविड का मरीज नहीं है भर्ती कर सकता, डॉक्टर अस्पताल हो तो भी उसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस में लाखों रुपए की रिश्वतखोरी है। नतीजा ये हुआ कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर 2, 3, 4 से ज्यादा हर शहर में अब प्राइवेट कोविड अस्पताल नहीं। ये जुल्म और जाति क्यों? तो क्या कोई कैंसर का मरीज होगा तो खट्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी? कल को कोई फेफड़े का मरीज आया या लीवर का मरीज आया, किडनी का आया, तो दुष्यंत चौटाला लाइसेंस दिया करेंगे या अनिल विज दिया करेंगे? ये क्या तरीका है? आप प्रोटोकॉल बनाते कि कोविड वार्ड अलग होगा, उसमें ये सेग्रीगेशन होगी, उसके लिए ये अलग मरीजों के लिए ये इंतजाम होगा, ये डॉक्टर होंगे, और कोई भी भर्ती करता तो निजी क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र के साथ योगदान देता। ये पहली बार अंधेर नगरी चौपट राजा का धंधा जो है वो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने बनाया है। छठा, हरियाणा में कोरोना निरोधक टीके वैक्सीन को लेकर लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बंसल साहब, आप देख ही रहे थे, बड़े अचंभे की बात है कि हरियाणा में 45 वर्ष से अधिक के केवल 37 लाख लोगों को ही टीका लगाया। पहले तो लगाया ही नहीं, पहला टीका जो है। दूसरा टीका केवल 8 लाख लोगों को ही लगा। तो आप 45 से ऊपर की आयु के लोगों को ही टीका लगाने में फेल हो गए खट्टर साहब। तो 45 से नीचे वालों को कब लगाओगे? वो तो 1 मई से मोदी जी कहते हैं हमने खोल रखा है, तो वो खोल तो रखा है, रजिस्ट्रेशन कराओ, तो टीका तो है ही नहीं। सातवां, प्रदेश में जीवन रक्षक दवाइयों की खुलेआम कालाबाजारी है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलता नहीं, पैनल बिठा रखा है यहाँ, 4 आदमियों का पैनल बैठेगा, 5 दिन में दवाई मिलेगी, तब तक रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं रहती। वो तो पहले 4 दिन में ही जिंदगी में जरूरत है उसकी। 30,000 रुपया ब्लैक में अभी मिल जाएगी। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 7,000 रुपया से 10,000 रुपया ब्लैक में मिल रहा है। टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन प्रभु करे आपको कभी जरूरत ही ना पड़े, पड़ गई तो 10 लाख रुपया में भी टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन मिलता नहीं। साथियों, कारण बड़ा सीधा है, मोदी जी अलॉट करते हैं टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन। अरे टोसिलाज़ोम के इंजेक्शन प्रधानमंत्री अलॉट करेगा, रेमडेसिविर मुख्यमंत्री अलॉट करेगा, तो देश कैसे चलेगा और प्रदेश कैसे चलेगा? फेबी फ्लू की गोली किसी केमिस्ट से जींद में लेके दिखा दीजिए, मिल जाए तो। फरमाइश से मिल जाए किसी पत्रकार साथी या राजनीतिक साथी से अलग बात है, नहीं मिलती नहीं। अब तो पैरासीटामोल, डेक्सोना और ये जो अपना जिंक टैबलेट है, इसके लिए भी फरमाइशें लगानी पड़ती हैं। ये आज प्रदेश की हालत है। और 9वां, प्रदेश भर में जीवन रक्षक दवाएं तो हैं नहीं, पर दारू फुल है। तो शराब की सप्लाई फुल और जीवन रक्षक दवाएं गुल, ये अब खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का नारा। आपको याद है, आपके सामने ही मैंने 2 शराब घोटाले उजागर किए थे पिछले लॉकडाउन में, पिछले 1 साल में। आखिर में पहले तो खट्टर साहब ने उसे SIT और SCT में उलझाए रखा। अब SCT की रिपोर्ट भी आ गई TC गुप्ता जी की। हमने फिर ये बताया कि उस SCT की रिपोर्ट ने भी इनको इंडाइट कर दिया। 1 करोड़ से ज़्यादा शराब की बोतलों का सबूत मैंने आपके सामने रखा
दुष्यंत चौटाला जी का ये महकमा है, वो तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं। एक मुख्यमंत्री हैं जो आते हैं तो 6 घंटे जींद के मरीज तड़पते रहते हैं। एक उप मुख्यमंत्री हैं जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर ही नहीं रहे, हेलीकॉप्टर में ही घूम रहे हैं ऊपर ही। ये वो लोग हैं जिनको जींद के लोगों ने मत दिया था उपचुनाव में, विश्वास दिया था। ताई चंद्रो, ताई इंद्रो का नारा दिया करते थे। अब कहाँ गई ताई इंद्रो? ताई इंद्रो तो कोरोना से ग्रस्त हो गई, परंतु आप तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी। इन सवालों का जवाब हरियाणा की जनता को आपको देना पड़ेगा। कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहें बंसल जी से, मुझसे आप प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं कि 5 साल तंवर जी चले गए, अब शैलजा जी को भी काफी टाइम हो गया। मतलब आप कब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कांग्रेस? मुझे मालूम था आप यही सवाल मेरे सामने रखेंगे। कांग्रेस की दिक्कत अब क्या है कि संगठन की सबसे बड़ी दिक्कत। देखिए, आपकी बात से मैं सोलाना सहमत हूँ। हमने ये प्रक्रिया चल रही थी और वो अवरुद्ध हो गई है कोविड की वजह से। तो बहुत जल्दी मेरा तो ये था, मैंने बनाया हुआ था दिमाग में कि अप्रैल में हम कर देंगे घोषणा। पर ये सब एकदम से ये आकस्मिक ये सब हुआ, इसकी तो किसी को पहले से कोई संभावना थी नहीं। मतलब संभावना से मतलब कि किसी ने इसका कल्पना नहीं की थी। तो बहरहाल मैं उससे लेके बहुत ही इसको प्राथमिकता से, और जल्दी मुझे एहसास है संगठन का महत्व, और संगठन बहुत दिनों से लंबित है, उसको हम प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, चीफ प्राइम मिनिस्टर 4-10-15 स्टेटमेंट है कि हमने जितने अपने देश के लोगों के लिए टीके रखे, जितने टीके हमने विदेशों में मानवता के नाते 6.5 करोड़। 2 दिन के बाद, अब 2 दिन पहले खुलासा होता है कि 84% जो वैक्सीन हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको देनी ही पड़ेगी विदेश को, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल आपको दिया, यू आर बाउंड। तो इस पर क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर? क्या मतलब देश को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, देश के जो हित को इन्होंने जो अपनी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के पीछे जो भारतवासियों का जो हित है उसको पीछे रखा, और ये इनकी हमेशा प्राथमिकता। भाई चुनाव वेस्ट बंगाल में कराए तो क्या ये चुनाव 4 महीने बाद नहीं हो सकते थे? क्योंकि ये जिस तरीके से संक्रमण ये फैला, और उस प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए थी। आज जैसा पार्टी ने भी ये कहा है कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि हमारी जो दूसरी वेव के लिए, संक्रमण के लिए इस सरकार ने क्या प्रबंधन किया, कितने आईसीयू बेड्स बनाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। ऑक्सीजन हमारा, हम इसका उत्पादन अपने इस्तेमाल से ज़्यादा करते हैं, तो क्या आपातकालीन कोई हमारा नियोजन था कि हमें, जो आप इसका निर्यात तो कर रहे हैं, आपको कुछ इस तरीके से कुछ करना था कि इसका निर्यात को बंद करके। आज बड़े दुर्भाग्य, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन आप छोटे छोटे देशों से ले रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत है? आज जिस तरीके से आज कोविड को लेके पूरी महामारी, आज आपने फिर वही इसकी देश की दुर्दशा कर दी कि जैसे प्लेग का देश ये जाना जाता था, आज पाश्चात्य देशों में इसको लेके इन सब चीज़ों से आलोचना हो रही है, और क्या छवि भारत की बन रही है? इसका जवाब दे कौन? जो आपने 70 साल में जो छवि बनाई, जिसको कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, जो 70 साल में, माफ कीजिएगा, कि जो इतनी बात कहने की शक्ति भारत के प्रधानमंत्री को मिली, वो प्रधानमंत्री को मिली क्योंकि भारत एक सशक्त देश के रूप में उभरा था। उसको इन्होंने सब मिट्टी कर दिया। और इनको सम्मान इसलिए मिलता था कि भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये सब तो आप लोगों को, जनता को भी इसका आकलन करना होगा। इन्हें तो ये तो इनमें तो जरा सी विनम्रता, जरा सी जो एक मानवता का अंश तो दिखता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या इनका जिम्मेदारी नहीं थी? हमारी नेता ने, अखिल अध्यक्षा ने इनको सुझाव दिए कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपातकालीन से ज़्यादा विकराल स्थिति है, तो वो होना चाहिए था। आप लोगों से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कभी इस पे कि कैसे निपटा जाए, क्या है, कुछ किया इन्होंने? आप जितने पूरे विश्व भर के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उन्होंने जब ये स्थिति उभरी तो सब पत्रकारों से प्रेस वार्ताएं उन्होंने की कि कैसे निपटना है, क्या है। तो उससे एक चीज़ें, प्रबंधन की रूपरेखा, एक रोड मैप तैयार होता है जो लोगों को पता चलता है। और आपने क्या ऐसा आपको क्या देखने को मिला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के माध्यम से?
तो ये इनकी दंभी, इनकी जो जिस तरीके से गुरूर के तहत ये सत्ता को संभाले हुए हैं, जिसमें मानवीय दृष्टिकोण नगण्य है, उस तरीके का शासन आज आपको देखने को हम सबको मिलना है। प्रधानमंत्री गांव में कोरोना है, शहर से गांव की ओर जा चुके हैं और गांव के लोग धरनों में शामिल हो रहे हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर में चल रहा है, जिलों में भी सब जगह टोल पे चल रहा है। और अब गांव में इतनी ज़्यादा मौतें और उसके बावजूद भी सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। और 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने पीछे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि किसानों की समस्याओं का भी इसमें समाधान किया जाए और इसमें कोरोना के लिए कुछ कदम। देखिए वही देखिए, मैं एक मिनट देखिए, यहाँ की प्रदेश अध्यक्षा ने भी एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, उसका क्या जवाब, दो टूक जवाब आया। वो उनकी किस तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष को साथ लेके प्रबंधन होता है, उनके सुझाव आते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें विपक्ष की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना सुझावों की ना सहयोग की। तो ये इनकी नीति है। अब आप बताइए। आदरणीय साथी, किसानों का जहाँ तक प्रश्न है, मैं एक सेकंड भाई साहब, मैं भाई साहब का दे दूं, फिर आपके पास ही आते हैं। किसानों का जहाँ तक प्रश्न है, किसान, खेत मजदूर, गरीब SC BC के हमारे भाई और दुकानदार आड़ती, इनकी ये सरकार दुश्मन है। ये हम नहीं कह रहे, ये जोड़ी जो है, अगर आप उनका नाम भी देखें, दुष्यंत का दुष् और मनोहर का मन, ये दुश्मन है। इन्होंने लगातार, मुझे ये बताइए, कोई मुख्यमंत्री इतना निर्दयी हो सकता है, कोई सरकार इतनी निकम्मी और नाकारा हो सकती है कि लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हों, कोरोना महामारी का संकट हो, तो क्या मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाना चाहिए? उप मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाना चाहिए? याद करिए, जींद में जब जाम लगा था, जब पूरी रेलवे ट्रैक्स बंद थी, पूरा हरियाणा बंद था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इसी जींद शहर के अंदर रेस्ट हाउस पर बैठकर मैंने बतौर मंत्री के, जब सारे पेड़ कटे हुए थे, तब वार्ता की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, फिर उनकी कैथल में वार्ता हुई और हमने बात का हल निकाला। तरीका है बात करके बात का हल निकालने का, ये तरीका नहीं हो सकता जो इन्होंने अपनाया है। तीनों काले कानूनों को बगैर विलंब के खारिज किया जाना चाहिए था और किसानों की मदद करनी चाहिए, बजाय उनको कोरोना के संकट में धकेलने के। इसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी जिम्मेवार थे। भाई साहब, बंसल जी से सवाल है जी। बंसल जी, आपने संगठन को लेकर अभी कोविड का कारण बताया, कोविड के कारण हो रहा है। इसमें सप्लीमेंट्री है, एक तो कोविड के अंदर ही बीजेपी द्वारा कल एक सूची जारी की गई है संगठन की, जेजेपी लगातार कर रही है। क्या कांग्रेस कोविड का बहाना बना के बच रही है, या कांग्रेस के नेताओं में गुटबंदी के कारण ये नहीं हो पा रहा जैसा पिछले 7 साल नहीं हुआ? देखिए, एक चीज़ होती है कि हमारे यहाँ इसका निलंबन संगठन नगण्य था पिछले 7-8 साल में। तो जब बहुत सोच समझ के चीज़ें, इसकी प्रक्रिया एक्सरसाइज होती है, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है, तो वो चल रही थी। इनके यहाँ तो देखिए पहले संगठन था और इनकी एक्सरसाइज पहले से हो गई होगी। अगर हमारी स्थिति में जिस तरीके से हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, अगर शायद वो भी हमारी जगह होते तो वो अवरुद्ध होता। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये हमारी प्राथमिकता है हमारे AICC की अध्यक्षा की तरफ से भी, कि इसको सबसे ज़्यादा महत्व देना है। तो संगठन में देखिए, जल्दी में कहीं हम गलत निर्णय ले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सोच समझ के हम सबको, नेताओं को, सबको सबसे सलाह मशवरा करने के पश्चात कोई डेडलाइन भी रखी है क्या सर मेरी डेडलाइन तो मैंने अप्रैल रखी थी, डेडलाइन रखी थी, पर ये क्या पता था। एक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कोरोना फैल रहा है, बढ़ रहा है, किसानों को आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। नहीं, किसानों को भी जिम्मेदार ठहरा रही हूँ कल के लिए। या तो मुख्यमंत्री जी को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को, और या काले कानून स्थगित करने चाहिए, परमानेंट खत्म करने चाहिए। ये हमारी उनसे उनको जवाब है। सर 2014 से पहले मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब एक बात फिट बैठती है, ना मदद करूंगा ना करने दूंगा। अब कल की बात देखें तो श्रीनिवास के ऑफिस पे भी, यूथ कांग्रेस के ऑफिस पे दिल्ली की जो कमेटी जाती है, उनसे सवाल जवाब करती है, वो मदद कर रहे हैं, तो उस पर क्या देंगे? आदरणीय मित्र, इन्होंने ये कहा करते थे, मुख्यमंत्री जी भी, खट्टर साहब, उप मुख्यमंत्री चौटाला जी और प्रधानमंत्री जी, कि आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा, बस में और ट्रेन में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इन्होंने सबको आत्मनिर्भर बना दिया। ना अस्पताल है, अपना खुद अस्पताल में बिस्तर लेके जाओ।
अपना डॉक्टर ढूंढ के लाओ, अपने लिए खुद नर्स और पैरामेडिक लाओ, अपना खुद टेस्ट करवाओ, अपने लिए खुद दवाई ब्लैक मार्केट में खरीद के लाओ, अपने लिए खुद ऑक्सीजन लगाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। इन्होंने तो ये कह दिया और घरों में डूब के बैठे इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, कोई आते नहीं। प्रधानमंत्री चीन से एडमिट हो गए तो उसके बाद पता नहीं कहाँ गए। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इससे संक्रमण फैल सकता है पंडित जी, और उम्मीद है कि सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। अब मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, एक तो रामनगर से बंसल साहब उसकी शुरुआत करेंगे, राम कॉलोनी से, और फिर सिविल अस्पताल में आप अगर 2-2 मिनट तशरीफ ले आएंगे तो बड़ी मेहरबानी। जी, एक सवाल और आखिरी सवाल। जी सर, जो पूछिए। फसल के पैसे बोल रहे थे डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री भी 48 घंटों में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक किसानों के पैसे नहीं आए। साथी पैसे आना तो दूर, फसल ही नहीं खरीद रहे इनका। मैं कल परसों उप मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र उचाड़ा में था, वहां पर सरकार के आदेश के बाद किसान और आड़ती धरने पर बैठे थे। कल कैथल अनाज मंडी वाले सब धरने पर बैठे थे। सरकार के आदेश के बाद भी खरीद ही नहीं हो रही। सरकार ने फैसला कर दिया गेहूं खरीदेंगे ही नहीं, पैसे कौन देगा? यहाँ तो खरीदने कोई तैयार नहीं है। सरकार के काम लगे रहो सारे कुछ ना। सर